तो जॉन लॉक के बारे में है, इसने अपने लोगों को कुछ राइट्स दिए थे। जिस तरह थॉमस होब्स ने अपने लोगों को, वहाँ क्या था, सारे राइट्स उन्होंने सरेंडर किए थे, एक्सेप्ट राइट टू एजुकेशन उनको था। लेकिन यहाँ पर कुछ नेचुरल राइट्स थे जो लोगों ने दिए, सबमिट किए, जिसमें ये भी आता है टू इंटरप्रेट एंड एनफोर्स द नेचुरल लॉ या राइट टू पोजेशन। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे थे जो लोगों ने अपने पास रखे, जिसमें राइट टू लाइफ आता है, राइट टू लिबर्टी आती है, और राइट टू एस्टेट यानी राइट टू प्रॉपर्टी आता है। तो जहाँ तक जॉन लॉक की बात है, जॉन लॉक ने एज कम्पेयर टू हॉब्स अपने स्टेट की जो सिचुएशन बताई वो खासी ब्राइट थी, सिविलाइज्ड थी। और इसने सिर्फ सोशल कंट्रैक्ट की बात नहीं की, इसने वहाँ पर दो कंट्रैक्ट्स बताए थे। वन वाज सोशल कंट्रैक्ट एंड अनदर वाज पॉलिटिकल कंट्रैक्ट, या पॉलिटिकल कंट्रैक्ट को वहाँ ये भी कहा जाता था गवर्नमेंट कंट्रैक्ट। वो जो इंपॉर्टेंट नेचुरल लॉज थे या नेचुरल राइट्स वहाँ पर थे, वो ये तीन थे: राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। तो नेचुरल राइट्स के बारे में हम देखेंगे विद इन द बॉन्ड ऑफ दीज वेरी नेचुरल राइट्स। जो नेचुरल राइट्स का ये बॉन्ड था, जो ये तीन राइट्स थे, पीपल आर फ्री टू एक्ट इन द मैनर। लोग वहाँ पर फ्री थे टू एक्ट इन द मैनर दे लाइक। उनको तीन राइट्स अपने पास थे: लाइफ, लिबर्टी यानी वो फ्री थे, एंड प्रॉपर्टी। तो विद इन दिस डोमेन दे वर फ्री टू एक्ट इन द वे दे लाइक, इन द मैनर दे लाइक। लेकिन every individual was having a right to punish those who were violating the law, who were making disorder and anarchy or chaos or disharmony or violence in the society. Every individual was having a right to punish those. तो culprits जो भी थे, उनको कोई भी इंडिविजुअल पनिश कर सकता था, उनको कोई भी इंडिविजुअल लॉ की सोसाइटी में पनिश कर सकता था. सो एवरी इंडिविजुअल वाज हैविंग अ राइट टू पनिश दोज who violate the limits of law or who violate the natural law. इसमें हम ये भी कह सकते हैं every individual was his own judge. Every individual was his own judge to decide what? To decide punishment and also to enforce that. किसी इंडिविजुअल को अगर सेल्फ अपने तौर पे कोई गलती होती थी तो उसके लिए खुद ये फैसला करता था कि व्हाट पनिशमेंट आई शुड मेट विद, मेरे लिए कौन सी सज़ा होनी चाहिए, वो इसके लिए खुद फैसले करते थे. बट विद इन द लिमिट्स ऑफ नेचुरल लॉ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो थी, तो लोग फ्री थे टू डू वट एवर दे विल लाइक अंडर द डोमेन ऑफ दीज थ्री लॉज. लेकिन अगर वहाँ थोड़ी सी भी डिसऑर्डर आ जाती किसी की वजह से, तो सोसाइटी में जो लोग थे वो उसको पनिश कराते थे, या खुद अगर किसी से गलती होती थी तो वो खुद अपनी सजा मुतय्यन वहां पर करता था. और जो यहाँ पर लॉ ऑफ नेचर बोला था, जिसमें कुछ राइट्स, तीन राइट्स लोगों ने अपने पास रखे थे, इट डजंट गिव राइट्स अलोन. इसका मतलब ये सिर्फ राइट्स नहीं देता था, बट इम्पोज सर्टेन ड्यूटीज एज वेल, इम्पोज सर्टेन ड्यूटीज एज वेल लॉ की सोसाइटी में. तो उसमें क्या हो जाता था, जिस तरह ये भी एक ड्यूटी है, टू पनिश द कल्प्रिट्स, टू पनिश दोज हु वायलेट द लॉ, या टू पनिश वन सेल्फ, अगर खुद किसी से गलती हो जाती थी. लेकिन ये जो राइट्स उन्होंने दिए थे, these were known as almost inalienable rights because they won't be taken away by any authority or any person. तो ये जो राइट्स तीन थे, नेचुरल राइट्स जो लोगों ने अपने पास रखे, इनको हम कह सकते हैं इनएलिनेबल राइट्स भी थे. क्यों? क्योंकि नो अथॉरिटी और अ पर्सन इनको नहीं ले सकता था, नहीं छीन सकता था. और जो लॉ ऑफ नेचर था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या रही? इट इज विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ, जो ये लॉ ऑफ नेचर था, इसकी वजह से दैट लॉ कनेक्टेड द स्टेट ऑफ नेचर विद सिविल सोसाइटी. कल मैंने आपको बता दिया, जो गवर्नमेंट कंट्रैक्ट है, लॉक ने जो गवर्नमेंट कंट्रैक्ट कराया, या जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की उन्होंने लिंक पे देखा होगा, जो गवर्नमेंट कंट्रैक्ट उन्होंने कराया लॉक ने, उसका उसकी वजह से वहाँ एक पॉलिटिकल सोसाइटी या पॉलिटिकल स्टेट बन जाती है. सो दैट वाज अ प्योरली अ सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रैक्ट. लेकिन जो सोशल कंट्रैक्ट था, उसकी वजह से वहाँ सिविल सोसाइटी वजूद में आ जाती है. इसकी वजह से वहाँ पर सिविल सोसाइटी वजूद में आ जाती है. और जहाँ तक लॉ की फिलॉसफी की बात है, द लॉ ऑफ नेचर कम्स इनटू ऑपरेशन पर्टिकुलरली. जो लॉ ऑफ नेचर था, दैट कम्स इनटू ऑपरेशन पर्टिकुलरली. लॉ ऑफ नेचर कब ऑपरेट हो जाता है पर्टिकुलरली? व्हेन द पीपल लीव द प्री पॉलिटिकल स्टेट. जो लोग थे वो लीव कर रहे थे प्री पॉलिटिकल स्टेट और सोसाइटी को, और ज्वाइन कर रहे थे पॉलिटिकल सोसाइटी को. तो सोशल कंट्रैक्ट में वो क्या करते थे? वो नेचुरल स्टेट को खत्म करते थे, क्योंकि वो सिविल सोसाइटी फॉर्म करते थे. तो वहां पर वो आते थे प्री पॉलिटिकल सोसाइटी से एक सिविल सोसाइटी, या हाँ, प्री पॉलिटिकल या प्री सिविल सोसाइटी जो थी,
जो नेचुरल सोसाइटी वहां पर थी, सोशल कंट्रैक्ट की वजह से जो नेचुरल स्टेट थी वो खत्म हो जाती है, तो वहां एक सिविल सोसाइटी बन जाती है। लेकिन जब वहां गवर्नमेंट कंट्रैक्ट हो जाता है, वो सिविल सोसाइटी एक पॉलिटिकल सोसाइटी बन जाती है। वहां पर वो प्री पॉलिटिकल से पॉलिटिकल सोसाइटी बन जाती है। तो इट इज़ अ पावरफुल चेक ऑन द सिविल लॉ। इसकी वजह से जो नेचुरल लॉ था, वहां पर नेचुरल लॉ में भी लॉ ने लोगों को क्या दिए थे, राइट्स दिए थे, फ्रीडम या लिबर्टी दिए थे, लेकिन वहां पर इक्वलिटी भी थी। कल मैंने आपको बता दिया, जिस तरह हॉब्स ने बोला था, 3 चीज़ों की वजह से लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, और 3 चीज़ों की वजह से वहां पर एनार्की होती थी। एनार्की के साथ साथ कैओस रहता था, तो कोई सिस्टम चलाने वाला नहीं था, लोगों में खौफ और दहशत का माहौल बढ़ रहा था। इसलिए वहां कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ी, तो इसी तरह जॉन लॉक ने भी ये बता दिया। उसने बता दिया, देखो इस सोसाइटी में लोग सिविलाइज्ड है, उनको तमीज है, व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज गुड। उनको अच्छे बुरे की तमीज है। दे आर एंजॉइंग द राइट्स विद इक्वालिटी, दे आर एंजॉइंग लिबर्टी ऑफ फ्रीडम विद इक्वालिटी। बट ओनली थिंग, जो वहां पत्थर बन रहा था मंजिल के लिए, बीच में जो आती थी वो चीज, वो क्या थी, वो लॉ को मैनेज करने के लिए कोई अथॉरिटी वहां पर नहीं थी, कोई सिस्टम को चलाने के लिए वहां नहीं था। और वो चीज वहां पर जब कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता था उस सोसाइटी में, जिसमें लोगों को इक्वलिटी भी थी और राइट्स भी थे, तब वहां पर उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने को कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई लॉ नहीं था, वहां पर कोई सिस्टम को चलाने वाला गवर्नेंस नहीं थी। उसकी वजह से वहां पर लॉक ने बोला है कि सोशल कंट्रैक्ट की हमें जरूरत है। तो वहां पर एक सोशल कंट्रैक्ट हो जाता है। सोशल कंट्रैक्ट में लोग क्या करते हैं, एक तो वो पनिश करते हैं कल्प्रिट्स को, वो कुछ अपने राइट सबमिट करते हैं और एक सिविल सोसाइटी बनाते हैं। और सिविल सोसाइटी में वो उनको पनिशमेंट देते थे जो कानून को तोड़ते थे, या वो खुद के लिए कोई सजा मुतयन करते थे अगर उनकी वजह से कानून को ठेस पहुंचती थी। तो सोशल कंट्रैक्ट के बाद वहां पर वो गवर्नमेंट कंट्रैक्ट कराते थे, और गवर्नमेंट कंट्रैक्ट में क्या होता था, एक पॉलिटिकल सोसाइटी बनती थी, एक पॉलिटिकल स्टेट बन जाती थी। और पॉलिटिकल स्टेट क्यों बन जाती थी, टू मेंटेन द लैंड ऑर्डर, एंड टू रन द सिस्टम। तो ये वो चीजें थी जो लॉक ने अपने सोशल कंट्रैक्ट में बता दिया, और ये राइट्स उन्होंने दिए थे लोगों को, और ये राइट्स 2-3 जो अपने पास रखे। तो राइट्स के बारे में वहां पर आता था। लॉ के लिए तो सबको पता है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, और राइट टू एस्टेट। लेकिन वहां पर जब हॉब्स की बात आती है तो ए टू जेड वहां पर सारे राइट सरेंडर किए जाते हैं। लेकिन वहां एक राइट अगर पूछा जाएगा, हॉब्स की स्टेट में लोग अपने पास एक राइट रखते हैं, एंड व्हाट इज दैट वेरी राइट, और वो राइट जो है, दैट इज राइट टू एजुकेशन, उसके बाद वहां पर जो राइट्स और इक्वालिटी लोगों को थी, उसको हम कह सकते हैं दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होती है जहां रूल ऑफ लॉ हो, तो लॉ की स्टेट में जब वहां पर इक्वालिटी थी, राइट्स थी और लिबर्टी थे, तो वो रूल ऑफ लॉ था, दैट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे उसकी गवर्नमेंट और स्टेट थी वो कैसी थी। सबसे पहली बात, जब हम मवाजना करते हैं लॉक वर्सेस हॉब्स का, तो आप अच्छी तरह बता सकते हैं कि ब्राइटेस्ट व्यू किसकी है, तो क्यों है उसकी ब्राइटेस्ट व्यू, पेसिमिस्टिक या डार्केस्ट व्यू किसकी है, और क्यों ये डार्केस्ट व्यू है, वो आप आराम से बता सकते हैं। तो एब्सोल्यूट सॉवरेंटी किसने बोली है और लिमिटेड सॉवरेंटी किसने बोली है, राइट टू रिवोल्ट किन को था, हॉब्स के लोगों को था या लॉक के लोगों को था। तो इससे हम मतलब रियलाइज कर सकते हैं कि किसकी स्टेट बेटर थी, हॉब्स की या लॉक की। और जहां तक लॉ की स्टेट की बात है, इसमें 3 पावर्स रहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, जिसमें लेजिस्लेटिव आता है, एग्जीक्यूटिव आता है, और जुडिशरी नहीं आता है। जैसे आजकल है 3 ब्रांचेस, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो लॉ की स्टेट में होता था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जगह वहां होता था फेडरेटिव। तो फेडरेटिव का काम क्या होता था, टू मेंटेन एक्सटर्नल अफेयर्स, या टू साइन ट्रीटी और एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज। इसके अलावा जो एक और फीचर था लॉ की स्टेट का, वो ये था, इट वाज बेस्ड ऑन द पीपल्स कंसेंट, इट वेर द पीपल हु कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट। व्हाई, क्योंकि उन्होंने किसी को चुना अपने कुछ राइट सरेंडर करके, वो उसको चुनते हैं अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लाइफ की डिफेंस के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, इसके अलावा सिस्टम को रन करने के लिए। लेकिन अगर उनको जरा सा भी शक हो जाए या लगे कि ये जो हमारी सिस्टम को सॉवरेन किंग रूलर चला रहा है ये गलत कर रहा है, दे कैन रिवोल्ट, दे वर हैविंग द राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट दैट वेरी रूलर। तो जो वहां पर गवर्नमेंट थी उस सोसाइटी में, उस स्टेट में, अकॉर्डिंग टू लॉक, that was based on the people's consent because it were the people who constituted, और ये लोग ही थे जो उसको सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस कर सकते थे।
तो ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा इसमें लोगों का सपोर्ट था और लोगों की वजह से ये वजूद में आई। इसके अलावा एक और फीचर है इसमें, इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉट आर्बिट्ररी। ये आर्बिट्ररी नहीं थी और ये नेगेटिव भी थी। ये नेगेटिव क्यों थी? नेगेटिव इसलिए थी क्योंकि लॉ की स्टेट में कोई किसी इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा तब तक जब तक कि वो कोई गलत कदम या इकदाम ना उठाएं। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडिविजुअल ने कोई गलती की है तो वो या तो वो खुद अपनी सज़ा मुतय्यन करेगा, या सोसाइटी में या स्टेट में लोग डिमांड कर रहे थे उसके सज़ा के लिए। तो यहाँ पर ये जो स्टेट थी, इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट आर्बिट्ररी। तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल था, रूल ऑफ लॉ था, इक्वालिटी थी, राइट सबको थे। तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन इस लिहाज से भी थी क्योंकि रूल ऑफ लॉ के साथ साथ यहाँ पर हर किसी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को सजाएं मिलती थी। और जो लॉ की स्टेट थी, अगर हम रूलर को देखेंगे, उसको सॉवरेंटी थी, उसको पावर था, दैट वाज नॉट एब्सोल्यूट बट लिमिटेड। तो हम कह सकते हैं जो स्टेट ऑफ लॉ थी, दैट वाज लिमिटेड एंड नॉट एब्सोल्यूट। वो लिमिटेड स्टेट थी, वो कोई एब्सोल्यूट स्टेट नहीं थी। ऑल्सो जो लॉ की स्टेट थी, कल मैंने आपको बता दिया सेक्युलरिज्म की बात लॉक ने की है, तो इट वाज अ टॉलरेंट स्टेट। ये टॉलरेंट स्टेट थी। व्हाई? बिकॉज इट रेस्पेक्ट्स द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। तो वहां पर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी लोगों के बीच, वहां टॉलरेट किया जाता है। इट वाज अ टॉलरेंट स्टेट। तो जो उसकी एक पॉपुलर बुक है एसेज ऑन टॉलरेशन, वो असल में क्या है, दैट इन दैट वेरी एसे ऑन टॉलरेशन ही propounded हिज थ्योरी ऑफ सेक्युलरिज्म एंड टॉलरेशन। तो वो सेक्युलर स्टेट थी लॉ की। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लॉ की स्टेट में थी। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं जो लॉ की स्टेट थी, ये मैंने आपको बता दिया, इट वाज अ नेगेटिव स्टेट। व्हाई इट वाज अ नेगेटिव स्टेट? क्योंकि ये ज़्यादा इंटरफेयर इंडिविजुअल लाइफ में नहीं करती थी तब तक जब तक कि इंडिविजुअल से कोई गलती ना हुई हो। सो ये चीफ फीचर्स या नेचर था लॉ की स्टेट का, जो वहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रैक्ट या गवर्नमेंट कंट्रैक्ट के बाद वजूद में आती है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी, ये लॉ के बारे में थी। तो लॉक वर्सेस हॉब्स को अगर हम देखेंगे तो लॉक स्टेट वाज बेस्ट एज कम्पेयर टू हॉब्स। उसके बाद आ जाता है तीसरा सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट, और वो है जे रोसो, जो बोथ हॉब्स एंड लॉक थे, बोथ वर फ्रॉम ब्रिटिश, दे वर ब्रिटिशर्स, दे वर फ्रॉम इंग्लैंड। सिविल वार के दौरान जो 1640s के दौरान वहाँ रहा, 1640s टू मिड 50s, तो वहाँ पर हॉब्स था। उसके बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन के दौर में वहाँ पर जॉन लॉक था। अब फ्रांस में जो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन रोनमा हुआ, उसका जो आर्किटेक्ट या इंजीनियर रहा वो जे रोसो था। तो इंडिया ने भी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रिंसिपल्स बारो किए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। असल में वो जो प्रिंसिपल्स थे वो रोसो के थे। तो दैट्स व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज एन आर्किटेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हम रोसो की स्टेट देखेंगे। जब इन तीनों का कंपेयर करते हैं तो वहाँ बोला जाता है एब्सोल्यूट सॉवरेन हॉब्स है, लिमिटेड सॉवरेन लॉक है, और पॉपुलर सॉवरेन जो है वो रोसो है। वहाँ ये भी बात है, देखो, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी को लॉक ने सपोर्ट किया, लेकिन इसने इन तीनों में से डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। वहाँ पर मोनार्की, सिर्फ मोनार्की को सपोर्ट किया हॉब्स ने, डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया लॉक ने। लेकिन वन पर्सन रूल को ज़्यादा फेवर किया एज कम्पेयर टू मनी पर्सन रूल हॉब्स ने। वन पर्सन रूल को ज़्यादा फेवर किया लॉक ने एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। लेकिन डिफरेंस ये रही, उसने वहाँ पर एब्सोल्यूट सॉवरेंटी बोली और दूसरे ने यहाँ पर लिमिटेड सॉवरेंटी बोली। लेकिन एज कम्पेयर टू देम मैं आपको बताते चलूँ, जो जे रोसो है इसने बता दिया, इसने भी एब्सोल्यूट पावर्स दिए, लेकिन इसकी जो सॉवरेंटी रही वो एब्सोल्यूट सॉवरेंटी नहीं रही, वो रही पॉपुलर सॉवरेंटी। व्हाई दैट इज नोन एज पॉपुलर सॉवरेंटी? बिकॉज दैट वाज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। हाउ? क्योंकि वहां पर वन पर्सन रूल नहीं था। जो रोसो की स्टेट थी वहां पर जो रूल था दैट वाज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल, इफ इन अ विलेज, इन अ डिस्ट्रिक्ट, इन अ स्टेट और इन अ कंट्री देयर आर 4 कम्युनिटीज, तो वहाँ पर जो रोसो था, पहले सिचुएशन कैसी थी, फिर एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हुआ, तो फिर उन्होंने क्या चाहा, स्टेट में अमन कैसे आएगा, हार्मनी कैसी आएगी। इसने बोला हमें सोशल कंट्रैक्ट करना है, हमने एक कम्युनिटी बनानी है, पॉलिटिकल कम्युनिटी बनानी है। अगर 4 कम्युनिटीज़ हमारे देश में है तो 4 कम्युनिटीज़ से 4 मेंबर्स आएंगे, तो ये एक कम्युनिटी बनाएंगे, इनको मुकम्मल पावर्स रहेंगे, इनको मुकम्मल पावर्स लोग देंगे। तो दैट इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। दैट इज व्हाई हिज सॉवरेंटी इज नोन एज पॉपुलर सॉवरेंटी। हिज सॉवरेंटी इज नोन एज पॉपुलर सॉवरेंटी। और जहाँ तक रॉस के सोसाइटी की बात है, तो रॉस जब आया तो उसकी फिलासफी क्या रही, उसने ये भी एक फेमस कोटेशन बोली है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। लेकिन
जो रोसो है, रोसो ने सबसे पहले बता दिया कि इंसान इंपॉर्टेंस देता है सेल्फ लव को, वो इंपॉर्टेंस देता है नेचुरली सेल्फ लव को। उस दो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, एक होता है कॉमन गुड, एक होता है इंडिविजुअल गुड। तो कलेक्टिव गुड और इंडिविजुअल गुड, इंसान हमेशा प्रेफर करता है सेल्फ लव। दैट मीन्स वो कॉमन गुड की के बरक्स या कॉमन गुड की जगह इंडिविजुअल गुड के लिए काम करेगा। तो ये जो टू इंस्टिंक्ट्स का वो शिकार हो जाता है, इसमें वो सेल्फ लव यानी अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को प्रेफर करेगा, अपने लिए वो सिंपथी को प्रेफर करेगा रादर देन सिंपथी फॉर द नेशन, रादर देन सिंपथी फॉर द अदर्स। इसके अलावा वहां पर जब इनका क्लैश हो जाता है, टू इंस्टिंक्ट्स का कहीं पर क्लैश हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिर एक्चुअल विल और रियल विल। जब एक्चुअल विल और रियल विल का क्लैश हो जाता है, तो जब आपका ज़मीर जिंदा हो स्टेट के लिए तो आप प्रेफर करोगे रियल विल को। अगर वहां पर आपका नुकसान भी हो जाता है, आप रियल विल को प्रेफर करते हो। लेकिन रोसो ने यहाँ पर बता दिया कि इंसान जो होते हैं वो तो दोनों चीजें, उनको फियर भी था, उनको सेल्फ लव भी था, उनको फियर भी था, उनको सेल्फ लव भी था। लेकिन एक चीज आ जाती है सडनली, जिसकी वजह से वहां एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो जाता है। और वो चीज कौन सी होती है? वो होती है प्रॉपर्टी, वो होती है प्रॉपर्टी। तो जो स्टेट ऑफ नेचर होती है रोसो की, सबसे पहले वो बिलीव करता है जो स्टेट ऑफ नेचर होती है, इसमें जो इंसान होता है, ही वॉज लिविंग एन आइसोलेटेड लाइफ, ही वॉज लिविंग एन आइसोलेटेड लाइफ, ही वॉज नीदर हैविंग टाइज ऑफ ऑब्लिगेशन नॉट ड्यूटीज। वो कुछ नहीं करता था, इवन वो अपना तन ढांपने के लिए दरख्त के पत्तों का इस्तेमाल करता था। उसको ठीक क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो तन्हाई में जी रहा था, उसको पता ही नहीं थी बाकी लोग हैं, वो है, ये है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या हुआ, वो, ये सीधी सी बात है, ही कांट, मैन कांट लिव अ सॉलिटरी लाइफ फॉर लॉन्ग, फॉर लॉन्ग। तो बहुत ज्यादा तक वो अकेले नहीं रह सकता था। दैट इज वाई ग्रुप लाइफ का होना वहां जरूरी था। तो ये ग्रुप लाइफ के लिए इंसान को किसने तैयार किया? अकॉर्डिंग टू रोसो, वो तो सॉलिटरी लाइफ जी रहे थे, पीसफुल इग्नोरेंस थी वहां पर, इग्नोरेंस थी, लेकिन वहां अमन था, हारमोनी थी। उनको पता ही नहीं था नुकसान क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। वो अकेले अकेले जी रहे थे, अपने जिस्म को वो दरख्त के पत्तों से ढांपते थे, घास से ढांपते थे। लेकिन वो अकेलेपन में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। तो वो क्या करते थे फिर? एक चीज आ जाती है जिसकी वजह से वो, मतलब उनके दिमाग में आ जाती है, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसकी वजह से वहां पर हो जाता है, उसकी वजह से वहां पर हो जाता है, ग्रुप लाइफ को वो प्रेफर करते हैं कि ज्यादा देर तक हम सॉलिटरी लाइफ नहीं जी सकते थे, तो हमें ग्रुप लाइफ चाहिए। तो एक इंस्टिंक्ट आ जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनका माइंड कंपेल किया जाता है, वो कंपेल करते हैं अपने आप को, वी शुड लिव इन द ग्रुप्स, वी शुड लिव इन ग्रुप्स। और उसके बाद आ जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी आ जाता है उसके बाद। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जब आ जाता है, जो सोसाइटी में आ जाता है, तो पूरी सोसाइटी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी आने के बाद सोसाइटी का पूरा एटमॉस्फेयर वहां पर डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी आ जाती है, उसकी वजह से वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, सोसाइटी जो हो जाती है वहां डिस्टर्बेंस हो जाती है, एटमॉस्फेयर हारमोनी से भरा रहा था, जब प्रॉपर्टी आ जाती है तो वहां डिसऑर्डर आ जाता है, कैओस आ जाता है, वहां अमन नहीं रहता है। लोग एक दूसरे को फिर क्या करते हैं, दो नजरों से देखते हैं, ये अमीर है वो गरीब है, ये इंफीरियर है वो सुपीरियर है। तो वहां पर एक कॉल दी जाती है, बैक टू द नेचर, बैक टू द नेचर। जैसे हम पहले थे, अमन था, अच्छे बुरे की पता ही नहीं थी किसी को। फिर इंसान ज्यादा देर तक अकेले नहीं रह सकता था, तो उसको कोई कुछ चीजें कंपेल करती है टू लिव अ कलेक्टेड लाइफ, ग्रुप लाइफ। लेकिन एक चीज आ जाती है जिसकी वजह से वहां कितना फसाद उठ जाता है, वो होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके बाद वहां पर क्या हो जाता है, उसके बाद सोशल कंट्रैक्ट के लिए रोसो चाहता है कि वहां पर एक सोशल कंट्रैक्ट हो। सोशल कंट्रैक्ट में क्या हो जाता है, लोग अपने सारे राइट्स सरेंडर करेंगे। लोग जो ये राइट्स सरेंडर करेंगे, ये एक बंदे को हॉब्स या लॉक की तरह नहीं देंगे। हाँ, लॉक ने बोला था या हॉब्स ने बोला था वन पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन, लेकिन जब प्रेफरेंस देखते हैं तो उन्होंने वन पर्सन को प्रेफर किया है। तो यहाँ पर जो रोसो बोलता है, वो बोलता है यस, पीपल विल सरेंडर देयर राइट्स, दे विल सबमिट देयर एवरीथिंग, not to a person but to a group of people known as political community, known as political
कम्युनिटी, तो पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या होगी? दैट वेरी पॉलिटिकल कम्युनिटी विल रिप्रेजेंट द पीपल, वो लोगों को रिप्रेजेंट करेगी, वो लोगों को रिप्रेजेंट करेगी, और लोग जो होंगे उनको ओबे करना पड़ेगा। पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो भी डिसीजन होगा उसको लोग ओबे करेंगे, उसको लोग ओबे करेंगे। तो वहां पर उसके बाद जब ये लॉक सोशल कंट्रैक्ट, ये रोसो जब सोशल कंट्रैक्ट की बात करता है, जिसमें ये बोलता है लोग जो अपने राइट्स सरेंडर करेंगे वो एक पर्सन को सरेंडर नहीं करेंगे बल्कि फ्यू पर्सन को करेंगे। जो फ्यू पर्सन होंगे दोज विल बी रिप्रेजेंटिंग द पीपल एट कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी लेवल पर वो लोग होंगे और उनको मुकम्मल तौर पे एब्सोल्यूट सॉवरेंटी होगी। लेकिन एब्सोल्यूट सॉवरेंटी, मुकम्मल पावर्स उनको होंगे, लोग उनको ओबे करेंगे, लेकिन उनका जो पावर होगा वो कोई ऐसे नहीं होगा कि वो एरिस्टोक्रेटिक है या डिक्टेटर्स है या मोनार्की है, लेकिन उनको जो पावर होगा, मुकम्मल पावर्स उनको होंगे, बट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल, बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल। जो उसका वो सोशल कंट्रैक्ट रहता है रोसो का, उसका नेचर कैसा रहता है? उसमें सबसे पहली बात ये होती है सरेंडर टू सोसाइटी। तो वो जो पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। तो लोग जो वहां पर सरेंडर करते हैं वो किसी एक इंसान को नहीं देते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल कम्युनिटी को देते हैं, और वो पॉलिटिकल कम्युनिटी असल में होती है रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी की, रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी की। सो इंडिविजुअल सरेंडर्ड हिज एवरीथिंग टू द सोसाइटी, एंड येट एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी ही रिटेन्स एवरीथिंग विद हिमसेल्फ। तो जब ये पॉलिटिकल कम्युनिटी को देते हैं अपना सब कुछ, अपने सारे राइट्स उनको दे देते हैं टू रूल अस, उस पॉलिटिकल कम्युनिटी को देते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है रिप्रेजेंटेटिव किसकी? लोगों की, यानी सोसाइटी की। तो लोग यहाँ पर सरेंडर करते हैं सब कुछ इस पॉलिटिकल कम्युनिटी को, दैट मीन्स लोग सरेंडर करते हैं सब कुछ इस सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी को, और वो इस सोसाइटी का हिस्सा रहते हैं। लिहाजा वो जो सबमिट करते हैं वो अपने पास वो रखते हैं, वो इसको देते हैं सोसाइटी को, कम्युनिटी को देते हैं, लेकिन अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करेंगे तो उनको पनिशमेंट वहां मिल जाएगी, पनिशमेंट वहां उनको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो बात होती है, सबसे पहली बात सरेंडर टू सोसाइटी। जो आप इस पॉलिटिकल कम्युनिटी को देते हो, ये असल में पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं होती है, ये असल में होती है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। तो आप जो सबमिट करते हो, आप सोसाइटी को सबमिट करते हो, किसको करते हो सबमिट? सोसाइटी को करते हो। एंड येट बीइंग एज अ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी यू आर रिटेनिंग एवरीथिंग यू सरेंडर्ड। जो आप सरेंडर करते हो वो आप अपने पास रखते हो, क्योंकि सोसाइटी आपकी है, यू आर द पार्ट्स ऑफ दिस वेरी सोसाइटी, यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस वेरी सोसाइटी। नंबर 2, जो ये सोसाइटी को आप सबमिट करते हो या पॉलिटिकल कम्युनिटी को सबमिट करते हो, इट इज अगेन अ प्रॉफिट टू एवरीवन। यहाँ पर कोई नहीं होता है जो हार जाता है, बट एवरीबडी इज अ विनर और अ गेनर है, क्योंकि आप अपना सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत देते हो और अपना सब कुछ वापस रिटेन करते हो। जब आप तमाम उसूल या प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी के फॉलो करते हो, तमाम प्रिंसिपल्स को जब आप फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली जब आप अपने राइट्स देते हो तो वो आपको सर्व करती है, वो आपके लिए काम करती है। दैट मीन्स यू आर अ गेनर नॉट अ लूजर। क्योंकि पहले पॉइंट में आपने देखा व्हेन यू आर सरेंडरिंग टू द सोसाइटी, सो बीइंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी you are also retaining those very things as well, you are also retaining those very things as well. So surrender to society as well as it is a surrender to state, क्योंकि मैंने आपको बता दिया द राइट इज यू सरेंडर्ड नॉट टू अ पर्सन बट टू अ बॉडी, बट टू अ बॉडी टू होम एवरीवन सरेंडर। तो वो मैंने आपको इन जनरल ही बता दिया था कि यहाँ पर जो हम सरेंडर करते हैं वो एक पर्सन को नहीं देते हैं, हम सोसाइटी को देते हैं, या अगर लॉन्ग रन में देखेंगे, हायर लेवल में देखेंगे, वी आर सरेंडरिंग नॉट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट टू पॉलिटिकल कम्युनिटी, नॉट टू सोसाइटी, बट टू अ स्टेट। तो वो स्टेट हम बोल सकते हैं, सोसाइटी हम बोल सकते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिटी बोल सकते हैं, या ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हम उनको सरेंडर करते हैं, हम अपने जो भी राइट्स होते हैं उनको सरेंडर करते हैं। और जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बेसिकली होता है ऑर्गेनिक पर्सन, पब्लिक पर्सन। जो ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है, ये पब्लिक पर्सन होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है मोरालिटी का, और ये रिप्रेजेंटेटिव होता है कलेक्टिव इंटरेस्ट का, यानी कलेक्टिव गुड का। और इसमें जो होती है इस कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है? इसमें मॉरल एज वेल एज मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। एक तो आपका मेंटल डेवलपमेंट इसमें हो जाता है, दूसरा इसमें आपका मटेरियल डेवलपमेंट हो जाता है। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे आपकी प्रोग्रेस हो जाती है, और इन जनरल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ आपको पॉलिटिकल राइट्स भी मिल जाते हैं, आपको बाकी सोशल राइट्स भी मिल जाते हैं, तो आपका मॉरल डेवलपमेंट भी हो जाता है।
अब डिफरेंस यहाँ पर ये रहती है, अगर हम तीनों को देखेंगे तो हॉब्स और लॉक ने वन या बॉडी ऑफ पर्सन को बोला था, लेकिन प्रेफर ने वन पर्सन को किया था। लेकिन यहाँ पर जो रोसो की बात होती है, रोसो का जो कंट्रैक्ट राइट वाज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ही बिलीव दैट community could grow rich and become fertile only with the constant participation of the individuals। लोग जब हमें इस पॉलिटिकल कम्युनिटी में सपोर्ट करेंगे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगी और इसमें कोई वन पर्सन नहीं होगा लॉक या हॉब्स की तरह। इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होगा जिनको हम आगे आगे चलकर जब हम देखते हैं तो वो जनरल विल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस ये रहती है, एक तो वो एब्सोल्यूट सॉवरेन था, दूसरा था लिमिटेड सॉवरेन, और यहाँ पर आती है पॉपुलर सॉवरेंटी। दूसरा पॉइंट, वहां पर वन पर्सन रूल था, दूसरे में भी ऑलमोस्ट वन पर्सन रूल था, लेकिन यहाँ पर होती है पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो ये वो चीजें हैं जो थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट हो जाती है बिटवीन द थ्री कंट्रैक्चुअलिस्ट्स। और आगे चलकर इस सोशल कंट्रैक्ट को नाम दिया है, सोशल कंट्रैक्ट पे अगर किसी ने बुक लिखी है तो वो है रोसो। और जो पॉपुलर बुक है हॉब्स की वो है लेवियथन। व्हाई? बिकॉज ही जस्टिफाइड एब्सोल्यूटिज्म इन दैट वेरी बुक। इसके अलावा एब्सोल्यूटिज्म के साथ साथ उसको इंडिविजुअलिज्म का चैंपियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने क्या किया, उसने वहां पर, मैंने आपको कल भी बता दिया, उसने फैसी मेकर्स कॉन्सेप्ट वहां बता दिया, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। तो वहां पर जो सॉवरेन को खुश होता था हॉब्स की स्टेट में वो करता था, कोई पूछने वाला नहीं था, वो गलत भी करेगा अपने इंटरेस्ट के लिए। नोबडी वाज हैविंग अ राइट टू रिवोल्ट। सो वहां ग्लोरीफाई करता है इंडिविजुअलिज्म को। तो उसने जस्टिफाई किया है इस इंडिविजुअलिज्म एब्सोल्यूटिज्म को लेवियथन में। और लॉक की दो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है, टू ट्रिटाइज ऑफ द गवर्नमेंट और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा जो रोसो की इंपॉर्टेंट बुक्स है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल कंट्रैक्ट और है द इमाइल। लेकिन जहाँ तक उसके सोशल कंट्रैक्ट की बात है, आगे चलकर इसका नेचर जब हम देखते हैं वो हम लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन इन जनरल जब हम उसका सोशल कंट्रैक्ट देखते हैं तो वहाँ पर विल आ जाता है, जनरल विल। जो जनरल विल होता है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। जो जनरल विल होता है उसके अंडर दो विल आ जाते हैं, एक होता है एक्चुअल विल, दूसरा होता है रियल विल। जो रियल विल होता है वो सेल्फिश नहीं होता है, तो रियल विल इज विल ऑफ द ऑल, रियल विल इज विल ऑफ द ऑल। और जो एक्चुअल विल होता है, एक्चुअल विल होता है सेल्फिश इंडिविजुअल विल, जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट हो, सेल्फ मोटिव्स होंगे। लेकिन जो कलेक्टिव ये रियल विल होता है, रियल विल होता है कलेक्टिव इंटरेस्ट, जिसमें हम अपने आप को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, इन जनरल स्टेट या सोसाइटी या नेशन को प्रेफरेंस देते हैं। तो जब हम जनरल विल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है लोगों का, सोसाइटी का, स्टेट का, जब हम रियल विल को जनरल विल को डिफाइन करते हैं तब हम वहां पर बोलते हैं इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल रियल विल्स। तो जितने भी कलेक्टिव इंटरेस्ट वाले रियल विल्स हैं, जितने भी विल्स एम्ड एट जनरल इंटरेस्ट, एट कलेक्टिव इंटरेस्ट, तो वो होते हैं रियल विल। तो सम टोटल ऑफ ऑल दीज रियल विल्स इज जनरल विल। अदरवाइज जो एक्चुअल विल होता है वो होता है सेल्फिश विल। तो एक्चुअल विल नहीं बल्कि यहाँ पर जनरल विल में रियल विल्स की बात होती है। आगे देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर इसका रियल विल क्या था और इसके नेचर या फीचर्स क्या थे। और दूसरी बात ये जो मैंने पॉइंट्स लॉक या रोसो के बताने हैं आगे, या जो बताए हैं वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में इन द फॉर्म ऑफ वाइट मार्कर बोर्ड। उस पर वो पॉइंट्स में मेंशन करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा।